माँ भारती को प्रणाम करते हुए मैं पुनः अपने छात्रों, परीक्षार्थियों, प्रतियोगिता के सहयोगियों, सहभागियों, अग्रज, अनुज, मित्रगण, कुछ विलंब हुआ है अगली कड़ी के लिए, उसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं पुनः आगे चलता हूँ। आधुनिक काल का गद्य काल हिंदी साहित्य की एक बड़ी प्रसिद्ध विधा है गद्य। गद्य जो है यह विचारों की प्रधानता लिए हुए रहती है। सबसे पहले हम पद्य और गद्य में अंतर बता देना चाहते हैं। काव्य तो शोधभूत रचना है जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन धीरे धीरे बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग और एक दूसरे की बातों को समझने वाले लोग एवं आम जनता सभी लोग गद्य से परिचित होते गए, क्योंकि पुराने ज़माने में लिखने के साधन कम थे। भोजपत्रों पर लिखा जाता था, शिलालेखों पर लिखा जाता था, अथवा ये साहित्यकार लोग, संत महात्मा लोग जब कहीं उपदेश देने जाते थे तो कविता के माध्यम से अपना उपदेश देते थे या संदेश को बताते थे, क्योंकि कविता एक ऐसा माध्यम है, सशक्त माध्यम है, जो मनुष्य के हृदय में जल्दी स्थान बना लेती है और सदियों तक अक्षुण्ण रहती है। और लंबे लंबे वाक्य, लंबे लंबे विचार थोड़ा जल्दी आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन जल्दी भूल भी जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मनीषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे संत महात्मा लोगों ने गद्य को भी एक विचार के आदान प्रदान का माध्यम, गद्य शब्द जो है गद्य धातु में य प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है संप्रेषण या आदान, विचारों का आदान प्रदान करना। तो गद्य और पद्य में प्रमुख अंतर यह है कि गद्य जो है विचार प्रधान रचना होती है और पद्य जो है वह हृदय प्रधान रचना होती है। मानव अथवा कवि अथवा कोई भी जो सहृदय व्यक्ति होता है वह अपने साथ बीती हुई घटनाओं या अनुभवों या कल्पनाओं को जब अनुभूत कर लेता है तो उस अनुभूतिमयी अनुभूति को वाणी देने के लिए जिस धारा प्रवाहिता रूपी संप्रेषण का सहारा लेता है उसे हम पद्य या काव्य कहते हैं। और काव्य चरणबद्ध रचना होती है, छंदबद्ध रचना होती है और शायद ही कोई वाक्य में पूर्णता होती है, लेकिन गद्य विचार प्रधान रचना होती है। लंबे लंबे वाक्य होते हैं, छोटे भी वाक्य होते हैं, लेकिन इसमें कर्ता क्रिया कर्म संपूर्णतः स्पष्ट होता है, इसलिए इसे हम गद्य कहते हैं। गद्य पूरी तरह से बौद्धिक अनुभवों के द्वारा जो हम किसी को संप्रेषित करते हैं, माध्यम बनाते हैं, संप्रेषण का जिस तरह से माध्यम बनाते हैं उसे हम गद्य कहते हैं। और जब ही गद्य की शुरुआत हुई त्यों ही कई रूप में गद्य धीरे धीरे अवतरित होने लगे। जैसे गद्य की शुरुआत लगभग 10वीं शताब्दी से ही मानी जाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य की प्रचुरता के कारण ही आधुनिक काल को गद्य काल भी नाम दिया गया। हमारे रामचंद्र शुक्ल जी जो महान समालोचक और इतिहासवेत्ता हैं, उन्होंने इस आधुनिक काल को गद्य काल भी नाम दिया, क्योंकि इस काल में भारतीय युग के शुरू होने से कुछ पहले ही काल में गद्य का अवतरण हो चुका था। बड़े बड़े गद्य और बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा लिखे जाने लगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारतीय ध्वनिचंद के पूर्व जो जितने भी विद्वान थे उसमें से 4-5 लोग गिने जाते हैं, और अधिक से अधिक तो ये ईसाई मिशनरी गद्य को विकास करने में सहायता पहुंचाए, क्योंकि हम चर्चा भी कर चुके हैं कि ये ईसाई मिशनरी के लोग भारत आए तो आते ही सबसे पहला काम ये हुआ कि हमारी आम बोलचाल की भाषा में इन लोगों ने अपने बाइबल के बातों को, विचारों को अनुवाद कराया। अनुवाद के लिए अच्छे अच्छे विद्वान चुने गए, जिसमें लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे, और सदल मिश्र, सदा सुखलाल और इंशा अल्लाह खां तथा ऐसे तमाम और भी कई विद्वान थे जिन लोगों ने हिंदी को
भावनाओं को प्रदान करने के लिए, उन्हें गद्य रूप देने के लिए लंबे लंबे वाक्य का टूटी फूटी खड़ी बोली में, कभी राजस्थानी बोली में, कभी ब्रजी के गद्य में प्रारंभ करना शुरू कर दिया। यूँ तो प्रथम रूप राजस्थानी गद्य में ही मिलता है, जो लगभग 11वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। और 13वीं 14वीं शताब्दी में पुनः विद्वानों ने ब्रज को भी, ब्रज भाषा जो पूरी तरह से काव्य भाषा की उपयुक्त भाषा बन गई थी और उसी के समकालीन अवधी भाषा थी, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तथा अन्य भक्त कवियों ने भी अवधी को भी काव्य का माध्यम बना लिया था। लेकिन धीरे धीरे भारतेंद्र जी के प्रयास से, भारतेंद्र जी के समकालीन जो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट हैं और भी उनके जो सहयोगी कवि हैं, लेखक हैं, इन लोगों ने भी अपनी विभिन्न छोटी मोटी कहानियों के माध्यम से ब्रज भाषा में भी गद्य लिखना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे में तमाम राजस्थानी गद्य भाषा भी मिलती है, जिसमें थोड़ा समय देते हुए चलते हैं। संवत 1050 से 1350 के बीच राउल वेल, जिसे चंपू काव्य कहते हैं, चंपू काव्य की विशेषता थोड़ा सा जान लीजिए। चंपू काव्य उसे कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों रचना हो, इसलिए उसे चंपू काव्य कहते हैं। आप पढ़े भी होंगे कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी किसे कहते हैं? मुंशी इंसाअल्लाह खां की किशोरी लाल गोस्वामी की, मुंशी इंसाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, क्षमा करेंगे थोड़ा सा विचार बदल रहे हैं। तो मुंशी इंसाअल्लाह खां की जो रानी केतकी की कहानी है, उसमें भी गद्य का, खड़ी बोली गद्य का प्रचार या प्रयोग बहुत है, लेकिन कुछ उर्दू मिश्रित भाषा है और उसमें भी चंपू शैली का सहारा लिया गया है, यानी कुछ बातें जो है उसमें भी गा करके कही गई हैं। और थोड़ा और प्राचीन काल में चलें, हमारा तो अनुभव है, लेकिन शायद आने वाली पीढ़ी जो लगभग 10 साल पहले की है, उन लोगों को ये अनुभव नहीं होगा। हम लोग कक्षा 8 में पढ़ते थे, तो लगभग 80 के दशक की बात है, 80 या 70-80 के बीच में बात कर लीजिए। तो गाँव में जो है पहले थ्रेसर नहीं था, अब तो दैत्याकार कंबाइन आ गया है जो मिनटों में खेत को समाप्त कर देता है, दा के घर आना चला जाता है। लेकिन पहले जो है बैलों का सहारा लिया जाता था और उन बैलों को एक साथ नाथ करके, और बड़े बड़े दौर कहा जाता था उसको, दौरा, बड़े बड़े जो है उकाव लगा दिए जाते थे और उसमें जो है गेहूं के फसल को मड़ाई के लिए, चाहे धान की फसल को मड़ाई के लिए बैलों को चढ़ा करके और गोल गोल घुमाया जाता था। पीछे से 2 लोग लगते थे, एक बीच में या एक किनारे, कभी कभी तो एक किनारे से बैल जब आश्वस्त हो जाते थे, अभ्यस्त हो जाते थे, तो गोल गोल घूमने लगते थे। तो पीछे जो घांकने वाला होता था खूब पैदल चलता था बेचारा गोल गोल, दोपहर तक बैलों को उस पुआल पर या उस फसल के उकाव पर चलाया जाता था और फिर जो है बैलों को छोड़ दिया जाता था। दोपहर में वो अपना पानी वानी लेते थे, आराम करते थे, फिर 3 बजे से फिर सायं तक चलता था। पुरवैया चलने लगती थी मीठी मीठी, तो बैलों को छोड़ दिया जाता, क्योंकि उस समय जो गेहूं की का डंठल होता था वो नरम हो जाता था, टूटता नहीं था, भूसा नहीं बनता था। उस भूसा बनाने की प्रक्रिया में यह प्रक्रिया लगभग 1 सप्ताह 10 दिन चलती थी। एक उकाव, एक गट्ठर या एक समूह जब पूरा भूसा हो जाता था, तब जाकर के फिर दूसरा डाला जाता था। इस प्रकार महीनों काम चलता रहता था। लेकिन उस समय का माहौल इतना सुंदर था, मैं 8 की बात कर रहा हूँ, उस समय था 8-9 में, और मैंने भी दौरी हाँकी है अपनी फसल के लिए, बड़ा आनंद आता था। उस आनंद बताने का मकसद मेरा ये है कि ऐसे में जब पुआल गजा जाता था, डंठल गज जाता था, टूट जाता था, तो हर घरों से जिनकी जिनकी फसल वहाँ होती थी, वो लोग रात में खलिहान पर जा कर के सोते थे, रखाते थे कि अन्न कोई उठा न ले जाए। और ऐसे में रात बिताने के लिए, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो हमारे जो बुजुर्ग किसान या बुजुर्ग बाबा दादा इत्यादि लोग होते थे, वो तरह तरह की कहानियाँ कहते थे। वो कहानियाँ इतनी लंबी हुआ करती थीं कि सबकी ज़बान पर हो जाती थीं, और कई दिन का जो रात्रि विश्राम और फसल रखाने का, अनाज रखाने का जो कार्यक्रम होता था, उसमें एक कहानी 3-4 दिन लग जाता है। अब सोच लीजिए, आप वर्णन कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि उस समय के भी मनीषी जो कम पढ़े लिखे थे, शायद लिखना भी नहीं जानते थे पूर्वज लोग, लेकिन इन कहानियों के माध्यम से
वो अपना समय बिताते थे और उन कहानियाँ केवल समय बिताने के लिए नहीं होती थी, उनमें अपूर्व ज्ञान गूढ़ सब भरा हुआ था, अपूर्व अनुभव भरा हुआ था। उसमें से 2-4 कहानियाँ हमें कुछ याद है, उनका नाम बताता हूँ। जैसे शीत वसंत की कथा, रानी बेलवा रानी की कथा और तमाम ऐसी कथाएँ हैं। शीत वसंत का बैताल पचीसी की कथा जो विक्रमादित्य के दरबारी कवि लिखे हैं। ये तमाम बातें जो है उस समय चलती थी रात में, और हम लोग लगभग 11 बजे रात तक तो कहानियाँ ही सुनते थे। उसके बाद सो जाते थे कि सुबह ही बैलों को ला करके वहाँ लगाना पड़ता था। ऐसे में जो हमारे बुजुर्ग दादा इत्यादि लोग थे, नाना नानी, वो अपने बच्चों को एक जगह कहीं बैठ जाते थे उसी फसल के ऊपर, और चद्दर बीत जाता था, लेट के बैठ के सब लोग सुनते थे। समय बीत जाता था, कहानियाँ इतनी आनंददायी होती थी कि उसमें भी कथाकार यानी कहानी कहने वाला गा के कहता था। बेलवा रानी की कथा, परी कथाएँ, शीत वसंत की कथा, और उन कथाओं के अंत में ये ज़रूर होता था निर्देश, क्योंकि हमारा देश सुखांत नाटक, सुखांत काव्य, सुखांत रूपक का पक्ष धर रहा है। कहीं कोई सीरियस गंभीर बात या ऐसी बात नहीं होती थी कि अंत जो है बड़ा दुखद होता था। बीच का हिस्सा जो मध्याह्न काल चलता था, इंटरवल के बाद का, वो थोड़ा दुखद होता था, लेकिन अंत में सुखानुभूति कराने के लिए उस समय के लोग जो केवल मौखिक कहानियाँ कहते थे, उस मौखिक कहानियों में ये ज़रूर होता था कि जैसे राजा रानी का राजपाट लौटा, हम भोजपुरी में थोड़ा बताना चाहते हैं कि जैसे रानी का राजपाट लौटल वैसे सबका लौटा, ये निर्देश ज़रूर होता था। कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ होती थी, कितना सुंदर प्रवचन होता था, कितना सुंदर उसमें निर्देश उद्देश्य और हमारे रीत रिवाज और परंपरा की धरोहर होती थी। उन्हीं कहानियों में बीच बीच में ये किसान अनुभवी अपने फसल संबंधी, मौसम संबंधी, जलवायु विज्ञान संबंधी बातों को भी पिरोते रहते थे कि ये आने वाली पीढ़ी, ये बच्चे ये सुने रहें। जैसे कि फसल की बात है, किसान है, तो किसान में जो है घाघ की कहावतें बड़ी प्रसिद्ध हैं। जैसे अकाल पड़ने वाला होता था तो ये कहानीकार मतलब रचयिता नहीं थे ये लोग, ये स्वयं रचे नहीं थे, इनके भी पूर्वज रचे थे। उनको कौन सुनाया होगा ये पता नहीं है। जैसे आप लोकोक्तियों के बारे में जानते हैं कि लोकोक्तियाँ किसी एक की उक्ति नहीं है, समाज के अनुभव की उक्ति है, इसलिए तो उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। किसी एक की धरोहर, एक का रचना, इसीलिए इसमें कोई रचनाकार, कथाकार, लेखक नहीं नाम होता है। इसलिए इन कहानियों में भी कोई विशेष नाम नहीं होता, बस ये था कि फलां नाम की कहानी है, इसको आज सुनाया जाएगा। तो अगल बगल के जो पूरा बाग खलिहानों से भरा होता था, सब लोग आकर के बैठ जाते थे, थोड़ी थोड़ी देर में जाके अपने अपने पुआल को, गाँव को रखा लेते थे। कहानियों में चलता था जैसे मौसम विज्ञान क्या कि बह पुरवैया झब्बर झब्बर, बह पुरवैया झब्बर झब्बर, कहें घाघ कुछ होनी होई, कुआं खोद के धोबिन धोई। यानी अगर पुरवा खूब, हाँ थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, दिन के बद्दर रात निबद्दर, बह पुरवैया झब्बर झब्बर, कहें घाघ कुछ होनी होई, कुआं खोद के धोबिन धोई। कितनी बड़ी मौसम विज्ञान की ये बात है कि अगर इस समय में, मतलब जिस समय उकाव चल रहा था उस समय, अगर दिन भर बादल छाए हों, रात को निबद्दर हो जाए, बिना बादल के हो जाएं, और ऐसे में पूर्वी हवा खूब चल रही हो, तो निश्चय ही सूखा पड़ने वाला है। किसान भाइयों सावधान हो जाओ। और जो धोबिन है वह पहले भाई सबके साथ वो गांव से बधे हुए खानदानी धोबी होते थे, सबका धोबी ले जाते थे और पोखरे में धो के लाते थे, और बदले में उन्हें या तो खेत या अनाज दिया जाता था, जिसे हम जौरा कहते थे। अब तो जौरा की प्रथा कहीं कहीं ही होगी, है अभी भी हमारे यहाँ तो है, लेकिन कहीं कहीं होगी, इसके आने वाली पीढ़ी नहीं जान सकती। मेरा प्रयास है कि इन कहानियों, इन कथाओं के माध्यम से मैं अपने इन नवनिहालों को कुछ अपनी पुरानी रीति रिवाज को भी बताने का प्रयास करूँगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए और साधुवाद चाहिए। तो ऐसे मौसम विज्ञान की कहानियाँ भी चलती थी। तो मैं पुनः आता हूँ चंपू काव्य पर। तो ज़रा सोच लीजिए कि हमारे ये पूर्वज बाबा दादा बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ तो एकदम उठा छाप थे, बहुत कम स्कूल होता था उस समय। आज तो जगह जगह गली गली स्कूल हैं और बच्चा बच्ची पढ़ ले रहा है, भले ही उसका अनुभव शून्य हो।
लेकिन उस समय के पूर्वज, उस समय के बाबा दादी जो सवाल, जो गिनती, जो पहाड़ा, जो अद्धा, पवन्ना, सवैया, अढ़ैया जो सुना देते थे, सिखा देते थे, गणित का हल मिनटों में अपने जबान पर लगा लेते थे, आज के बच्चे कैलकुलेटर लगाते हैं। ठीक है, हम लोगों को भी आश्चर्य होता है। हम भी बहुत पुरानी पीढ़ी के नहीं हैं, जैसा कि आप लोग जानते, लेकिन हमारे बाबा दादी जो कहानियाँ, कथाएं और अनुभव बता गए हैं, उसमें यही लगता है कि अद्धा, पवन्ना, सवैया, डेढ़ा, अढ़ैया, मिनटों में सवाल का उत्तर रहता है। कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना बार बार रफ पर काम हल करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसी काल में कुछ कहानियाँ गा करके भी बनाई जाती थी, सुनाई जाती थी। ऐसे में इसे चंपू शैली भी कह लीजिए। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें कथा भी हो और कुछ कविता भी हो। तो उस काल में, यानी आधुनिक काल के शुरुआत के प्रथम चरण में, गद्य काल की शुरुआत के प्रथम चरण में जो चंपू काव्य शैली का लिखा गया कहानियाँ इत्यादि थीं, उनमें उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल और साक्षात मुंशी इंशाअल्लाह खां की जो कहानी रानी केतकी की कहानी है, उसमें भी कुछ गा करके कहा गया। तभी तो परवर्ती आचार्यों ने इस कहानी को प्रथम कहानी का दर्जा देने में तो राय जाहिर करते हैं, लेकिन मौलिक कहानी को दर्जा देने के लिए इस कहानी को से थोड़ा और पीछे आते हैं और किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को प्रथम मौलिक कहानी होने का दर्जा देते हैं, क्योंकि इस कहानी में न तो किसी काव्य की समाहार है, संकलन है, और न ही इसमें विभिन्न शैलियों का, उर्दू भाषा का प्रचलन है। इंशाअल्लाह की कहानी, रानी केतकी की कहानी में कुछ उर्दू और अरबी फारसी शब्द भी हैं, लेकिन इंदुमती कहानी में विदेशी शब्द कम हैं और गीत नहीं है। इसलिए विद्वानों ने हिंदी की प्रथम कहानी को इसका स्थान दिया। हालांकि उस समय तत्कालीन समय में कई कहानियाँ, जैसे 11 वर्ष का समय, राजा भोज का सपना, मिट्टी भर टोकरी भी कहानियाँ प्रकाशित हुई थीं, लेकिन उन सब में प्रथम कहानी का गौरव इसी कहानी को मिलता है, इंदुमती को, जिसमें गद्य नहीं होता है। तो आइए हम पुनः वर्णन करते हैं कि उस समय चंपू काव्य विशेष था, क्योंकि लोग गीत के मैंने बताया ना कि कविताएं जल्दी याद होती हैं, विचार प्रवाह थोड़ा समाहित करने में, समझ में तुरंत आते हैं, लेकिन उनको चिर दिनों तक अक्षुण्ण बनाए रखने में थोड़ा दिक्कत आती है। यूँ कह लीजिए मोबाइल की भाषा में उस समय वो डिलीट हो जाते हैं, और काव्य हमारे मन मस्तिष्क के अचेतन मन में सेव हो जाता है। तो इसलिए उस समय तमाम खड़ी बोली की रचनाएं, गद्य की रचनाएं बनी, लेकिन फिर भी उसमें तमाम गद्य पद्य दोनों मिश्रित भाव रहा। लेकिन भक्ति काल में ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा तथा दक्षिणी में भी अनेक गद्य रचनाओं का प्रयन हुआ। राजस्थानी, मैंने बताया ना कि राजस्थानी भाषा जो है वह 11वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी में, और ब्रज भाषा थोड़ा उससे पीछे गद्य का शुरुआत हुआ, क्योंकि ब्रज भाषा इतनी प्रसिद्ध हो गई थी काव्य के लिए कि सभी कवि लोग, महाकवि लोग ब्रज भाषा में कविता, महाकाव्य ही लिखना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे गद्य की आवश्यकता भी हुई, तो ब्रज भाषा गद्य भी 13वीं से 14वीं शताब्दी में आरंभ होना शुरू हो गया। भक्ति काल में ब्रज भाषा, राजस्थानी तथा दक्षिणी में अनेक गद्य रचनाओं का प्रलयन हुआ, जैसे ज्योतिष, जिनका विषय क्या था? ज्योतिष, भूगोल, शकुन। भाई क्या था उस समय? विदेश यात्राएं होती थीं तो पैदल काफिला चलता था, कारवां चलता था, और चिट्ठी पत्री भी बहुत देर में आती थी। तो घर की माएँ, बुजुर्ग लोग शगुन उचरवाते थे कि हमारे लाल, हमारे भाई, हमारे पापा, हमारे बबुआ, हमारे बाबूजी कब आएंगे। तो उस काल के जो कवि लोग होते थे वह भविष्यवक्ता भी होते थे। वो उनकी अनुभव इतना सटीक होता था कि देश काल विचार करके वो शगुन उचारते थे, वो शगुन सटीक होता था। उनमें गोस्वामी तुलसीदास जी का शगुन तो आज भी विचारा जाता है, और सबके घर रामचरितमानस जैसी पवित्र ग्रंथ जरूर होगा। उसके पूर्व में आप देखेंगे कि राम सलाह का प्रश्नावली यही शगुन प्रक्रिया ही तो है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि अब हमको लग रहा है कि इसे समय अधिक हो रहा है, तो आज इतना ही। फिर हम चलाएंगे, बीच बीच में हम व्याकरण भी चलाने वाले हैं, उसके लिए व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद, लेकिन पुनः कहेंगे कि थोड़ा सहयोग और हमें हौसला अफजाई करते रहें, उत्साहवर्धन करते रहें, और सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें, ताकि हमें उत्साहवर्धन मिलता रहे और हम आपको अपने पूर्वजों तक का अनुभव हम दिलाएंगे, ये मेरा वादा है। और साथ ही साथ आपका ज्ञानवर्धन भी होगा, क्योंकि ये हमारे चैनल का नाम ही है ज्ञान निधि चैनल।
धन्यवाद। सभी को यथोचित प्रणाम आशीर्वाद।